Hello everyone, welcome to Target for IQ. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7 of the Code of Criminal Procedure. Up till now हम चैप्टर 6 तक कवर कर चुके हैं. उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे वो सारे हमने देख लिए हैं. तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और बट बिफोर दैट, एज यू ऑल नो दैट न्यू ईयर हैज़ स्टार्टेड. और आज से जो हमारा APO एग्ज़ाम है उसका काउंटडाउन भी हम कह सकते हैं कि वो स्टार्ट हो गया है. एज 7th of February इज़ द शेड्यूल डेट ऑफ APO एग्ज़ाम्स. और उसी के बीच में आपका कोई जुडिशियल एग्ज़ाम भी हो सकता है अगर डेट आ गई, या उसके कुछ दिन बाद. बट एग्ज़ाम्स तो सब अब होने ही वाले हैं. ठीक है, तो नाउ आवर फोकस वुड बी कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, हम क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे. और साथ ही साथ जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है सेक्शंस को डिसाइफर करने वाली, उसको भी करते रहेंगे. बट फर्स्टली हम जितने जो भी चीज़ें, जैसे चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं हम लोग, तो हम लोग पहले वहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस रखते हैं. ठीक है, तो जो भी हमारा लेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. एक तो होगा क्वेश्चन सॉल्व करना है, MCQs लगाने हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं. एंड सेकेंड पार्ट ये है कि जो सेक्शन हमें आगे पढ़ना है उसको उसी डिटेलिंग के साथ हम पढ़ते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज़ लेक्चर. और ये रही MCQs की सीरीज़. तो आज हम जो सीरीज़ कवर करेंगे क्वेश्चंस की, वो है सेक्शन 6 से लेके 25A, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज वाला जो पार्ट है. और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2. ठीक है, चैप्टर 2 है ये. चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस. इज Section 6 of CRPC provides for territorial jurisdiction, classes of criminal courts, jurisdiction of criminal courts and power of magistrate. So as you can see also यहाँ पे right answer दिया है ना. correct answer is classes of criminal courts, that is B. ठीक है, तो section 6 की बात कर रहे हैं. next question देखते हैं. Except the High Court and courts established under any other law, how many types of courts have been created under criminal code? तो इसका जो राइट आंसर है वो है D4. देखो सेक्शन 6 का ही ये एक फर्दर पार्ट हम बोलेंगे. सेक्शन 6 में बता रखा है कि या तो हाई कोर्ट या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्ट एज एस्टेब्लिश्ड बाय एनी पर्टिकुलर लॉ, कोई लोकल लॉ. कितने टाइप की? चार तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स हैं. कितने टाइप की हैं? चार तरह की है. कौन कौन सी? कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स भी इनको हम बोल सकते हैं अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो. और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो संख्या है वो 10 लाख निर्धारित की गई थी. ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे है दैट इज़ 4. और अगर हम हाई कोर्ट या अदर कोर्ट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कंसिडर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कोर्ट्स. इसमें हमें क्या बताना है? विच ऑफ द अबव इज इंक्लूडेड इन द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. अभी वही सेक्शन 6 ही है, समझ लो ये. तो हाई कोर्ट है, येस. कोर्ट ऑफ सेशन है, येस. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स. तो ये सारे के सारे ही क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे है A, 1, 2, 3 एंड 4. ओके. The state government may by notification declare any city or town for the purpose of CRPC as a metropolitan. इसकी क्या संख्या है? That is exceeds 10 लाख. 10 लाख से ज़्यादा की अगर संख्या वाला कोई भी क्षेत्र है तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है ना. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन. इस्टेब्लिशमेंट की बात है, कोर्ट ऑफ सेशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात है. विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 9. ओके. स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन. देखो ये ध्यान रखना, पहली चीज़ मैं बताती हूँ. राइट आंसर आप देख रहे होगे. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशंस को और कंसल्ट किसी से नहीं करती. इतना ध्यान रखना. आप एग्जाम में बैठो, आई विश ये क्वेश्चन आ जाए और आपको ये लाइन मेरी बिल्कुल कान में आपके बजने लगे कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन पर कंसल्ट किसी से नहीं करती है, खुद से ही इस्टेब्लिश करती है. कैसे भी करके याद रख लो. ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. जजेस इन कोर्ट ऑफ सेशंस आर अपॉइंटेड बाय. जो जजेस हैं कोर्ट ऑफ सेशंस में, वो चाहे जो हमारा मेन जज है कोर्ट ऑफ सेशंस जज का सेशंस जज हो, या फिर एडिशनल सेशंस जज हो, या असिस्टेंट सेशंस जज हो, इन सब के बारे में बात करने वाला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 9. और इन सब को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट. एज सिंपल एज दैट. किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट कर रहा है. इस्टेब्लिशमेंट की जब बात आती है तो इस्टेब्लिश कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, क्या किसी से कंसल्ट कर रहा है? नो. अपॉइंटमेंट की जब बात आती है तो अपॉइंट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट, क्या किसी से कंसल्ट कर रहा है? नो. ठीक है ना. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7.
एंड असिस्टेंट सेशंस जज इज अपॉइंटेड बाई, अब तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कौन होगा, हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, एज सिंपल एज दैट। अभी कुछ भी दे दें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो राइट आंसर पता ही है कि नहीं। एंड ड्यूटीज़ ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स में भी जो जजेस हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो पावर और ड्यूटीज़ है वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है, मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। देखो एडिशनल सेशंस जज असिस्टेंट, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों ऑप्शंस ठीक वैसे भी नहीं बैठ रहे क्योंकि उन्होंने जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स दोनों ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हिज सक्सेसर इन ऑफिस। ओके, एन एडिशनल CGM शैल हैव सच पावर्स एज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट करता है और क्या उनकी ड्यूटीज़ है, क्या पावर है, ये सब सेक्शन 9 की बात हो रही है, ये भी हाई कोर्ट ही बताता है उनको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ, लोकल जुरिस्डिक्शन की बात आएगी तो 2 सेक्शन याद रखना है, 14, 22, ठीक है ना। और किसके कंट्रोल में होता है लोकल जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, CGM के कंट्रोल में। ये सेक्शन 14 में आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। अब ये क्वेश्चन तो समझ लो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, APO का एग्जाम देने जा रहे हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है, देखो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट के साथ, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे, दोनों में से कोई भी करेगी, बट कंसल्टेशन के साथ विद द हाई कोर्ट। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है, कंसल्टेशन मत भूलना, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे कंसल्ट करना है कहीं पे कंसल्ट नहीं करना है, इसी में हमारा आंसर गलत हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24 ऑफ CRPC आफ्टर द वर्ड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर द वर्ड इंसर्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है और हमें मिस नहीं करना है। सो जो इंसर्शन हुआ था आफ्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो वर्ड्स थे 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 24। तो ये आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु कैन मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट विद CRPC एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस की बात आ रही है और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि बताना है कि उनका कौन सा काम है क्या काम नहीं है, तो क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की बात है तो ये सारा काम उनको कौन ऑथोराइज है ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दैट इज CGM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबॉर्डिनेट टू, जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसका सबॉर्डिनेट होता है, CGM के नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो बस चाहे जैसे क्वेश्चन पूछ लें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के ऊपर कौन है या CGM के सबॉर्डिनेट कौन है, कुछ भी पूछ लें, हम तो हर तरह से राइट आंसर दे सकते हैं, है ना। ओके, द नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड बाय, दैट टू ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी देख लो किसी से कोई कंसल्टेशन वगैरह नहीं है। कोर्ट ऑफ सेशंस की इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, सब कुछ करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, हु इज़ ऑथोराइज टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, अगर जिले के लिए ऑथोराइज करना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो कौन करेगा, दैट इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट। ओके भाई, जिले के लिए करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट इज़ द राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन सिचुएशंस, बट हमारा क्वेश्चन उस तरह से पूछ नहीं रहा है। ओके, नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम इज इन द लिस्ट ऑफ, देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाते हैं ना एक लिस्ट, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन में मतलब पूछ रखा है कि जो उनका नेम इस लिस्ट में ना हो, जो किसने बना रखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ़ ही हैज़ इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, और स्पेशल APP बनना है, स्पेशल PP बनना है तो 10 ईयर्स। तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन सबको पता है कि 7 ईयर्स ही चाहिए अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो 3 साल बढ़ा दो, 7 और 10, ये 2 नंबर हमें याद रखने, 7 एंड 10। वही सेम क्वेश्चन आ गया कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है SPP के लिए, तो ये हो गया 10 ईयर्स, सिंपल। DGS में भी आया है, MP में भी आया है, CGS में भी आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सेक्शन 25 ऑफ द CRPC मेक प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, सेक्शन 25 किसकी बात करता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ठीक। बिल्कुल भी ध्यान रखना है, 24 एंड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन से एटलीस्ट हमारे APO पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड्स, क्या कंडीशन है कि ये नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, प्रोवाइडेड ही हैज़ टेकन पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है तो क्या वो अपॉइंट होगा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
अ बिग नो, नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो है कि वो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना ले। देखो यही होता है ना ध्यान से क्वेश्चन देखने की बात, मेरे से मिस्टेक हुई है तो इससे आप सीख लो कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। एक पार्ट तो सही हो गया कि भाई इन्वेस्टिगेशन में उनको पार्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन है दैट ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बिलो उनकी रैंक भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हमें रखनी है। ही इज़ बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होना चाहिए, यस। ही हैज़ टेकन पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन, नहीं होना चाहिए कि हाँ वो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लें। एंड ही इज़ इन द रैंक ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना हाई फाई नहीं। बट ये है कि ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे ना हो और इन्वेस्टिगेशन पार्ट ना लिए हो। यानी अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो भाई वो अपॉइंट हो सकते हैं एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट यार क्या बोल रही हूँ, इन एनी सर्कमस्टांस ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे उनको नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट है हु कैन बी अपॉइंटेड अ पुलिस ऑफ, हु कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अब ये जो ऊपर वाले भाई साहब थे इनका अपॉइंटमेंट कर कौन सकता है, तो इट इज़ डन बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी अगर हमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी को अपॉइंट करना है फॉर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट तो वो काम होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो कर सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस देयर इज प्रोविजन फॉर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट इज़ 25A, और इसका जो अमेंडमेंट था दैट वाज 2005। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 25A वॉज इंसर्टेड 2005। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। ये डायरेक्ट आपको सेक्शन 25A में मिल जाएगा, वहीं से दे रखा है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है तो इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, होम मिनिस्टर इनका कोई फंक्शन नहीं है। इनको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में कौन बताएगा, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। या ये भी ध्यान रखना है स्टेट में जो है, सेंटर वेंटर की बात नहीं हो रही है। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हुए। अब हम आज का जो हमारा आगे के सेक्शंस देखने थे चैप्टर नंबर 7 के, उसको देखते हैं। दैट इज़ 91 से लेके 105 तक बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम नहीं छोड़ेंगे, बट येस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर 7A अभी ये बता देती हूँ, दैट इज़ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंट। ये सारी चीज़ें हैं, ये 1993 में इंसर्ट हुआ था और 20/7/1994 से ये इन्फोर्स में आया। इससे कोई क्वेश्चन जनरली पुटअप नहीं होता, बस हमें ये ध्यान रखना है चैप्टर 7 क्या है और दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, 105A से लेके L तक है, और इसका अमेंडमेंट ध्यान रखना है 1993। ठीक है, तो चैप्टर 7 अब देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स की बात। चैप्टर 7 91 से 105, इसमें समन्स प्रोड्यूस, समन्स भेजना प्रोडक्शन के लिए, सर्च वारंट या जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च और मिसलेनियस, ये पार्ट्स हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो पूछे जाते हैं वो ये सारे सेक्शंस हैं, तो हमें सारे सेक्शंस देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम 1 बाय 1 देखें, है कि नहीं। प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स, समन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बाय कोर्ट और पुलिस ऑफिसर, बट ये रिटन ऑर्डर फॉर्म में होगा। इसका पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग का। किसको समन्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, टू द पर्सन इन हुज पोजीशन और पावर द डॉक्यूमेंट इज, जिस पर्सन की पोजीशन में डॉक्यूमेंट रहेगा या उसके पावर में डॉक्यूमेंट रहेगा उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। मेंशन टाइम एंड प्लेस, उसमें टाइम और प्लेस हम बता के रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, जो पर्सन रिक्वायर्ड मेरिली टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कोई पर्सन मिस्टर ए है जिसको सिर्फ इसलिए कोर्ट समन कर रही है या पुलिस वाला बुला रहा है कि आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, ओनली फॉर दिस पर्पज़, तो ऐसा माना जाएगा दैट ही हैज़ कंप्लाइड विद द रिक्विजिशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी कंप्लाई की जा चुकी हैं। इफ़ ही कॉजेज सच डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, अगर वो सारी डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स लेके आता है तो हम ये मानेंगे कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो कंप्लीट की जा चुकी हैं। और नॉट अटेंडिंग पर्सनली प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब ये है कि वो पर्सनल अपने को लेके नहीं आ रहा, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे इसलिए मेंशन किया गया है कि हम उस पर्सन को नहीं किसी भी पर्पस से अरेस्ट कर सकते या पकड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है, वो डॉक्यूमेंट देने आया है, दैट्स इट। ओके, सबसेक्शन 3 बोलता है नो अफेक्ट ऑन सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। ये दो एक्ट्स हैं जिन पे कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, यानी उसमें इसकी कॉन्ट्रारी अगर कोई चीज़ दी है या कॉन्सोनेंस में दी है तो वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम, अदर डॉक्यूमेंट, एनी पार्सल इन द कस्टडी अथॉरिटी, इन सब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ सेक्शन 93,
व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, कब इशू किया जा सकता है? 1A क्या बोलता है? पर्सन टू होम समन्स या ऑर्डर इश्यूड किया गया है वुड नॉट प्रोड्यूस इट, वो उसे प्रोड्यूस नहीं करता, या जो डॉक्यूमेंट या थिंग है नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ, कोर्ट को पता ही नहीं है कि किसकी पोजेशन, किसकी कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में सर्च वारंट इशू कर सकता है कोर्ट। या फिर सी क्या लिखा हुआ है? पर्पस ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। कोर्ट को लगता है कि अगर हम वारंट इशू करते हैं तो इंक्वायरी या ट्रायल हमारी ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी, तो इन सब सिचुएशंस में कोर्ट सर्च वारंट इशू करेगा। सर्च एंड इंस्पेक्शन कैन बी डन बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ डायरेक्टेड, जिस पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है वारंट, वो पर्सन सर्च या इंस्पेक्शन कर सकता है एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, जो प्लेस वहाँ पे मेंशन्ड होएगा। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? पर्टिकुलर प्लेस या कोई पार्ट अगर स्पेसिफाइड है उस वारंट में, टू विच ओनली सर्च एंड इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड। अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये कोई घर है, इसमें बोला गया कि हाँ इसी रूम को देखना है, तो इस रूम में जाके आप सर्च और इंस्पेक्शन करोगे, बाकी जगह पे टच नहीं करोगे, अगर ऐसा कुछ मेंशन्ड है तो। एंड ना हु इज़ एम्पावर्ड? तो डीएम एंड सीजीएम आर एम्पावर्ड किस चीज़ में? टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग्स। और कस्टडी अगर किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की लेनी है तो भी इन सब में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये ही एम्पावर्ड होते हैं। ओके, नाउ द सेक्शन नंबर 95 इज़ आर नेक्स्ट सेक्शन। इसमें क्या बोलते हैं? पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फोरफीटेड एंड टू इशू सर्च वारंट। जब फोर फीचर की बात आ रही है तो 95, और उसमें भी सर्च वारंट इशू किया जा रहा है। इसमें पीरियड ऑफ जो लिमिटेशन है दैट इज़ 2 महीने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, और किसने प्रेस्क्राइब किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं क्या बोलता है सेक्शन, इसका सबसेक्शन 1 बोलता है, मान लो कोई न्यूज़पेपर है, बुक है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसमें मान लो सेक्शन 124A 153 है, यानी सेडिशन से रिलेटेड चीज़ें अगर मिलती हैं ऐसी चीज़ों में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा और मतलब 2 महीने का टाइम देगा, उनको नोटिफाई करेगा, और उस नोटिफिकेशन में क्या बताना होगा? ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, कि भाई क्यों लिखा गया है ऐसा, या फिर इसमें ऐसा लिखा गया है तो हम इसको सीज करते हैं, इसको सील करते हैं। और अगर चाहेगा स्टेट गवर्नमेंट तो फोरफीचर ऑफ एवरी कॉपी, जो कॉपीज़ हैं उनको फोरफीट कर सकता है, और पुलिस ऑफिसर सीज कर सकता है ना, अगर ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर, बुक वगैरह ये है। एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑथराइज पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट है वो जो पुलिस ऑफिसर एसआई की रैंक से, सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं होंगे, उनको ऑथराइज़ कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जाइए, सर्च करिए जो भी प्रमाइसिस है जहाँ पे ये सारी चीज़ रखी है, और उसके बाद जो भी कॉपी आपको मिले वो रीज़नेबली आप सस्पेक्ट करें, और साथ ही साथ कोर्ट को वो सारी चीज़ें ला के वापस भी करें, यानी कि इत्तला करें कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, जो भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का क्लिपिंग है, कॉपी है, या फिर बुक्स का या किसी और भी डॉक्यूमेंट का। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि सेडिशन से रिलेटेड चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 को हमको सेक्शन 96 के साथ पढ़ना है, और वो हमें ये बताता है कि जो न्यूज़पेपर है और बुक है वो क्या इंक्लूड करेगा, या उसको क्या मतलब होगा? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, इसके तहत वो जो इसका मीनिंग है वो समझा जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट का मीनिंग है वो जैसे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग है, फोटोग्राफ है, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस है, तो उसको हम एज अ ड्राइंग या एज अ डॉक्यूमेंट कंसिडर करेंगे। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? नो क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन ऑर्डर एक्सेप्ट सेक्शन 96। अगर कोई ऑर्डर किया गया है इस सेक्शन के तहत तो उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी कोर्ट में, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 96। 96 में जो इसके कॉन्ट्रैरी चीज़ें दे रखी हैं या इसके कॉन्सोनेंस में चीज़ें दे रखी हैं वो फॉलोड होंगी, 96 पे कोई असर नहीं पड़ना है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 96। तो 96 में मैं जो 2 महीने का टाइम बता रही थी ना, वो एक्चुअली 96 में कहीं नहीं मेंशन है, वो सेक्शन 97 में मेंशन है। किस पर्सन के रिस्पेक्ट में? ये वो पर्सन है, पहले तो यहाँ पे हम सेट असाइड की बात कर रहे हैं। सेक्शन 97 सेट असाइड करने की बात करता है। जो फोरफीचर हुआ था ना उसको डिक्लेयर कर दो सेट असाइड, ये बोल रहा है वो पर्सन। अब ये पर्सन है कौन? ये पर्सन वो है जिसका कोई इंटरेस्ट है इन द मैटर ऑफ अबव मेंशन जो न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थे या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स थे, इस पर्सन का उसमें कोई इंटरेस्ट है। इसको 2 महीने का टाइम मिलेगा। कब से 2 महीने का टाइम मिलेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जिस दिन गैजेट में निकल आए कि हाँ ये भाई हमको पेपर्स या ये सब मिले हैं जिसको हम सीज करते हैं क्योंकि सेडिशन से रिलेटेड चीज़ें थी। बट इस पर्सन को पता है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो अप्लाई करेगा हाई कोर्ट में कि सेट असाइड करो ये डिक्लेरेशन। और ग्राउंड्स क्या रहेंगे कि वो जो न्यूज़पेपर और बुक्स वगैरह है उसमें ऐसी कोई भी चीज़
नहीं कंटेन की रखी है ना। मान लो कोर्ट को लगता है ऐसा कुछ है, तो भाई बर्डन ऑफ प्रूफ अब इस पर्सन पे लाई करता है कि वो बताएं कि उसमें सेडिशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, और इनको इसके लिए 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो ये 2 महीना है जो सेक्शन 96 में आई सेड ऑन इन सेक्शन 97 सॉरी 95 में विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 96। इसमें ये बताते हैं कि नंबर ऑफ़ जजेस इन हाई कोर्ट में 3 और मोर, 3 या उनसे ज़्यादा जजेस होने चाहिए इस एप्लीकेशन को सुनने के लिए, जो कि सेटिसाइड करने की है। और लेस देन 3 से कम जज हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ जजेस अगर 3 से कम है तो स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसमें ऑल द जजेस विल बी इंक्लूडेड। या 3 से ज़्यादा जजेस ही होने चाहिए ये एप्लीकेशन सुनने के लिए। बट अगर भाई 3 जजेस नहीं है हमारे पास, 2 जने हैं, तो फिर एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसमें जितने भी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के होंगे उस समय वो सब बैठेंगे ऐसे एप्लीकेशन सुनने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेडिशन का जो मैटर है दैट इज़ अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस, है ना। ओके, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? जो कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर है वो एज अ एविडेंस उसे हम ट्रीट करेंगे। नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड्स, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ये सब हमको उसमें देखना और समझना पड़ेगा। हाई कोर्ट नॉट सेटिस्फाइड तो सेटिंग असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। मान लो हाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होती है कि हाँ भाई इसमें सच में सेडिशन से रिलेटेड कोई चीज़ दे रखी थी, तब वो सेट असाइड कर सकती है। बट इट इज़ नॉट सिंपल। इसको बहुत ही ज़्यादा ये ग्रेव बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा ऑन दैट पर्सन टू प्रूव दैट कि इसमें सेडिशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। सबसेक्शन 5 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग जजेस है, तो जो ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी है वो कंसिडर की जाएगी कि ये सही है, ठीक है ना। सेक्शन 97 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, तो दैट इज सेक्शन 97। इसमें सर्च ऑफ फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, है ना, तो हेबियस कॉर्पस की बात आ गई। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, SDM है और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, दे विल ये इशू करेंगे एक सर्च वारंट, क्योंकि कन्फाइनमेंट भाई एक ऑफेंस होता ही, अगर किसी पर्सन को आप कन्फाइन करते हो तो दे आर एम्पावर्ड टू इशू द सर्च वारंट एंड सर्च ऑफ द पर्सन सो कन्फाइंड इफ पर्सन फाउंड तो इमीडिएटली टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए जो बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को ये ऑर्डर देंगे कि जैसे ही वो पर्सन मिलता है तो इमीडिएटली उसे आप मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाइए। नाउ सेक्शन 103 एंड 104, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमें मार्जिनल नोट ही याद रखनी है। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, मजिस्ट्रेट अपने प्रेजेंस में सर्च करने के लिए किस सेक्शन में बोल रहा है? 103 में। और कौन मजिस्ट्रेट ही बोल सकते हैं? तो जितने भी मजिस्ट्रेट है दे आर ऑल एम्पावर्ड, इस वजह से एनी मजिस्ट्रेट दिया हुआ है। 104 पावर टू एम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड, तो इसमें भी कोई भी कोर्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट कोर्ट, तो इसको एम्पाउंड करने का जो अथॉरिटी वो कोई भी कोर्ट कर सकता है, तो इट्स वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो हमारा ये सेक्शन, ये हमारा चैप्टर 7 खत्म हो गया और 7A भी खत्म हो गया। 7A में कुछ था ही नहीं, हमें बस ये ध्यान रखना है 105A से लेके L तक है, और 1993 का अमेंडमेंट है जो कि 1994 में इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं, ऑफ कोर्ट्स पे बेस्ड है। देखिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देके आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको और भी 4 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं एंड 7 फरवरी इज़ आर एग्ज़ाम डेट। सो इस वजह से थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम CRPC को पूरी तरह से कवर कर सकें। एंड CRPC इज़ नो डाउट एक मेजर सब्जेक्ट है और बहुत लेंदी भी है, सो इट टेक्स टाइम। Okay, now let's see which one of the following sections of criminal procedure code is related to juvenile jurisdiction. Juveniles की बात जहाँ पे भी आएगी juvenile jurisdiction, तो it is section number 27. Okay, as per section 27 of the criminal procedure code, a juvenile is taken as a person under the age of, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो 16 साल कि कम उम्र का बच्चा होना चाहिए, 16 या उससे कम, तो उसको हम जुवेनाइल कंसिडर करते हैं। ये बहुत सारे स्टेट्स में क्वेश्चंस देखा हमने। ओके, एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बी पास्ड बाय, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर कौन पास कर सकता है? तो सेशंस जज, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी वाली चीज़ें हैं, सेक्शन नंबर 26 वगैरह है, ये सब देखते रहिएगा, 26, 27, ऑल दोज इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक की सज़ा कौन पास कर सकता है? तो असिस्टेंट सेशंस जज, ठीक है। जो कॉम्पिटेंसी है वो हमको मिलेगी सेक्शन नंबर 28 में, ठीक है, हाई कोर्ट एंड सेशंस जज। बट अगर हम मैजिस्ट्रेट्स की कॉम्पिटेंसी की बात करें तो दैट इज सेक्शन 29। तो सेक्शन 28 और 29 आप अभी फिर से अगेन जाके गो थ्रू कर लो, अगर क्वेश्चंस के साथ ही देखोगे तो आपको
ईजिली याद हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चंस देखिएगा 28-29 पे ही बेस्ड है, घूम फिरा के, है ना। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशंस जज इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। कौन सा सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, ठीक है। इज बियॉन्ड हिज पावर और इज़ नॉट सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट और कैन बी पास्ड विदाउट हियरिंग द पार्टीज। देखो ये असिस्टेंट सेशंस जज की बात कर रहे हैं। सेशंस जज के पास ये पावर होती है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड चीज़ें पास कर सके, ठीक है ना, बट नॉट असिस्टेंट जज, सेशंस जज के पास ये पावर नहीं होती। इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर है बी, ठीक है। मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी पूछ रहे हैं, उनकी कितनी है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7, इनकी 7 है, शायद 7 साल से ज़्यादा की नहीं, यानी 7 या उससे कम तक की सारी सज़ाएं CJM दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास अ सेंटेंस ऑफ, अगेन वही है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 years और अ फाइन एक्सीडिंग टू एनी अमाउंट और बोथ। फाइन का कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन सेंटेंसेस 7 साल से कम की ही होनी चाहिए। तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMFC की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या याद रखना है, 3-10, ठीक है, 3 साल तक की सज़ा और फाइन जो 10,000 से ज़्यादा एक्सीड ना करे, हो गया। एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 29 ऑफ द CRPC, सेक्शन 29 में क्या दे रखा है भाई, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज़ अ पावर टू, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, 3 या उससे कम, यही रहेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो पावर है। आप समझ लो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, सिमिलैरिटी है इनमें, ओके। अंडर सेक्शन 29 देख रहे हो, सारा 28 और 29 पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पूछा, तो जाहिर सी बात है 3 साल, फर्स्ट क्लास की 3 साल है और सेकंड क्लास की 1 साल है, 1 साल और 5,000 रुपये, और उनकी 3 साल और 10,000 रुपये। ये मैंने आपको बताया भी था ऐसे याद रखने के लिए, 3-10-1-5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ पास अ सेंटेंस ऑफ, ये तो वही चीज़ हो गई फिर 7 साल वाला, ओके आई थिंक, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एडिशनल CJM की बात कर रहे हैं कि वो कितनी सेंटेंसेस पास कर सकते हैं, तो इनका भी सेम होता है, एक्सटेंडिंग अप टू 7 years, इनका और CJM का सेम है, एडिशनल है, एडिशनल नॉट असिस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग, अगेन वही घुमा फिरा के क्वेश्चन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये ध्यान रखो ना, JMFC फिर से बता रही हूँ, 3-10 और JMSC यानी सेकेंड क्लास 1 और 5, ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया 3 years। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ, ये फिर वही सेम क्वेश्चन है, एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, या तो दीज क्वेश्चन आर आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन अंडर सेक्शन 29, दिस 1 year, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन की बात करता है कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, तो दैट इज सेक्शन 31 ऑफ द 30 सब क्लॉज 1 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये ध्यान रखिएगा। अंडर IPC व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर पैसे नहीं पे किए हैं तो जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगी वो 1/4 होगी, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम, जो मैक्सिमम टर्म है उसका 1/4 कर दो तो वो होएगा, ठीक है ना, अगर फाइन नहीं दिया गया है तो। imprisonment in default of payment of fine can be avoided in addition to the substantive sentence imposed, जो भी substantive sentence impose किया गया है उसके addition में दिया जाएगा, ये term याद रखिएगा, addition है, ठीक है ना, यहीं पे गलती करते हैं हम, addition, okay। in cases of conviction of a person of several offences at one trial, several offences at one trial, in no case shall such person be sentenced to imprisonment फॉर लॉन्गर पीरियड देन 14 years, ठीक है, तो ये IPC में आप देखिएगा, इट इज़ गिवन अंडर इन IPC, ओके। इसका सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन आप बताना किस सेक्शन में ये दे रखा है IPC के, कि उस पर्सन की जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होगी वो 14 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। अब यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, फिर वही चीज़ आ गई, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years किसकी थी, CJM की थी, कहाँ पे है ये, ओके। इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 एंड फाइन जब 10 years की आ गई तो सेशंस जज, असिस्टेंट सेशंस जज, ठीक है। 3 एंड फाइन, 3 साल की सज़ा किसकी थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इम्प्रिजनमेंट या इट इज़ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अप टू 3 years एंड फाइन, और ये जो 1 year और 5,000 है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, ठीक है। तो इस ये आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे होगा,
डी हो रहा है, यानी 10 साल वाला असिस्टेंट सेशन जज, 7 ईयर्स का CGM, बी का 1, बी का 1 और एंड यहाँ पे डी का 2, तो ये हमारा राइट आंसर वुड बी डी। तो यहाँ पे डी इज़ आर करेक्ट आंसर। सो ये तो ईजी होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, थोड़ा सा लेंदी है बट कीप पेशेंस और साथ साथ पढ़ते चलिए, आपका बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर एंड प्लीज़ कीप इन टच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बोल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आई ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ।